हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 11 विद्रोही और राज। तो विद्रोही और राज में हम लोगों ने जो पॉइंट कंप्लीट किया था पहले, इससे पहले वाले पार्ट में, वो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था। उसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया था। फिर उसकी समस्याओं के बारे में आपसे बातें हुई थी। और नेक्स्ट जो हमने पॉइंट बताया था वो 1857 के विद्रोह के दौरान संचार के जो माध्यम थे उनके विषय में आपसे बात हुई थी। और एक घटना के विषय में भी मैंने आपको बताया था, जो कि अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हेयर से जो थे उनकी छोटी सी एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो 1857 के आंदोलन के जो नेता थे और जो अनुयायी थे उनके विषय में भी मैंने बताया था कि कानपुर, झांसी, आरा, बिहार के अंदर अवध, लखनऊ, कुछ स्थानीय नेता उन्होंने किस किस तरीके से लोगों का साथ दिया था, या किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य कर रहे थे, या एक दूसरे को कहीं ना कहीं नेता जो है उकसा रहे थे। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट शुरू होता है वो है अफवाहें और भविष्यवाणियों को लेकर। तो ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से आप देखेंगे और समझने की से कोशिश कीजिए। अफवाहें और जो भविष्यवाणियाँ थी उनके जरिए लोगों को जो है ना वो क्या किया जा रहा था, उकसाया जा रहा था। तो उकसाने का मतलब आप समझते हैं, किसी को बार 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 आप टिचिंग करेंगे या बार बार आप किसी चीज़ को बार बार कहेंगे ना, तो लोग उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं, जैसे कि जो कारतूस थे उनमें गाय की और सूअर की जो चर्बी होती है ना, उसका लेप जो है लगा हुआ था, ये अफवाह फैलाई गई थी। ठीक है ना। तो उस समय तो कारतूस में जो गाय और सूअर की जो चर्बी है, तो गाय जो है ना वो हमारे लिए बहुत पूजनीय मानी जाती है, और जो जिस जानवर का मैं दूसरा नाम ले रहा हूँ सूअर, वो जो है मुसलमानों के लिए अपवित्र माना जाता है, उसका वो नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं। तो ये अफवाहें थी जो फैलाई जा रही थी, और इनमें सच्चाई कितनी थी इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। तो ऐसी अफवाहें लगातार फैल रही थी, और इनसे जो है ना हिंदू धर्म के लोग और जो मुसलमान धर्म के जो लोग थे, वो मुस्लिम लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं इससे प्रेरित हो रहे थे और इसको अपने ऊपर ले रहे थे। तो ये अफवाहें आई कहाँ से? एक कहानी है जिसके आधार पर ऐसा कहा जाता है कि एक ब्राह्मण सिपाही था, उससे नीची जाति के सिपाही से उसने पानी मांग लिया। तो जब पानी मांगा तो ब्राह्मण ने जो है मना कर दिया पिलाने से, कि नहीं, मैं तुझे नहीं पिलाऊंगा क्योंकि तू नीची जाति का है। तो उसने चिढ़ाने के अंदाज में उस ब्राह्मण सिपाही से कहा कि अच्छा, जो कारतूस चलाते हो बंदूक में, उसको मुंह से खींच तो लेते हो और मुझे पानी नहीं पिला सकते। तो इस तरीके से ब्राह्मण सिपाही ने इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि उन कारतूसों में ऐसा क्या है। तो उस नीची जाति के व्यक्ति ने उससे कहा कि उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ये एक ऐसा कहानी है जो खासतौर से ज़्यादा कही जाती है उस समय के परिप्रेक्ष्य में। एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, और वो है आटे में सूअर और गाय की जो हड्डी थी उनका क्या मिलाया जाता था? चूरा मिला दिया जाता था। ये मिलाया जा रहा है, ये भी कहा जाता था। एक ऐसी भी कहानी देखने को हमें मिलती है। अंग्रेज जो है ना वो क्या करते थे, हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। ये लोगों के बीच में भ्रांतियाँ फैली हुई थी, और इनको लेकर लोगों के मन में बहुत अलग अलग तरीके के सवाल उठ रहे थे। एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, वो उदाहरण ये है कि जो प्लासी की जंग थी, वो प्लासी की जंग हुई थी 1757 में। और 1757 के बाद अब तक, यानी जिस समय की ये जो चैप्टर चल रहा है, वो 100 साल बाद 23 जून 1857 को देश में अंग्रेजी जो राज है, अंग्रेज़ों का जो राज है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था। 1757 के बाद 100 साल के बाद, यानी कि 1857 में, तो 1857 का ही ये समय चल रहा था, और इस समय ऐसा माना जा रहा था कि 100 साल के बाद अब जो है अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। एक और हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है, एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है, वो है चपाती बांटने की अफवाह, रोटी बांटने वाली अफवाह।
और वो अफवाह क्या थी? वो ये थी कि कोई व्यक्ति जो है ना वो चपाती बांट रहा है, वो बांटता है और ये कहता है कि उस व्यक्ति को जिससे वो चपाती देता था उससे ये कहता था कि अब तुम्हें 5 चपाती बनानी है और वो बनाकर किसे बांटनी है? आगे वाले 5 व्यक्तियों को बांटनी होगी। तो इस तरीके से ये एक चपाती बांटने की अफवाह फैली और ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं चपाती जो बांट रहे थे उसका अर्थ ये था कि हम जो क्रांति करने जा रहे हैं इस क्रांति में कितने लोग ऐसे हैं जो साथ देना चाहते हैं। तो उस चपाती से ये अर्थ समझ में आता था कि इतने व्यक्ति हमारे साथ क्रांति में साथ देंगे। तो ये चीज़ें थी जो कि कहीं ना कहीं उस समय फैलती जा रही थी। और यहाँ पर कुछ मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं, वो आप क्वेश्चंस एक बार नीचे देख लें। क्लास 12 स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने नीचे इंपॉर्टेंट बताए भी हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? इसके बारे में आप बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर में ज़्यादातर पूछा भी जाता है कि विद्रोही क्या चाहते थे और विभिन्न जो सामाजिक समूह थे उनकी दृष्टि में क्या फ़र्क था। तो विभिन्न सामाजिक समूह यानी कौन कौन से सामाजिक समूह? मैंने थोड़े से सामाजिक समूहों के नाम लिखे हैं, जैसे शासक, वर्ग का राजा, नवाब, ज़मींदार, तालुकदार, किसान, व्यापारी। इन सब के बावजूद और भी कुछ लोग थे जैसे पंडित, मौलवी और सैनिक। इनकी नज़र में क्या क्या यही है विभिन्न सामाजिक समूह। क्या फ़र्क था इसके बारे में? तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइनें लिखकर आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो नीचे दिया गया है। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों फैला था? इतना क्यों व्यापक था? और दूसरा आगे उसमें एक और क्वेश्चन ऐड है जिसमें लिखा हुआ है कि किसान, तालुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? तो किसान, तालुकदार और जमींदार क्यों शामिल हुए, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आप उस पॉइंट्स को करेंगे और वो करने के बाद आप उसे उसमें लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा जो एक और क्वेश्चन बनता है वह है 1857 के विद्रोह के चित्रों से हमें क्या पता चलता है? तो चित्र आपकी बुक में बने हुए हैं, आप उन NCERT की बुक में आप देखेंगे, चेक करें और उन चित्रों से आपको देखें और समझें। उनके नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगा कि 1857 के विद्रोह के चित्रों से हमें क्या पता चलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं अब आपसे। फिरंगी राज का आना। फिरंगी कौन थे? अंग्रेजों को कहते थे। तो फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। ठीक है, तो हम फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा इस बारे में बात करते हैं। तो अवध में क्या हुआ कि अवध में विभिन्न प्रकार की जो पीड़ाएं थीं उन पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों, सिपाहियों उन सभी को एक दूसरे से जोड़ दिया था। कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ चुके थे। जुड़े क्यों थे? क्योंकि सबकी अपनी अपनी परेशानियां थीं और सबकी परेशानियां ज़्यादातर एक जैसी ही थीं। इसी वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए। और क्या हुआ? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ये सभी फिरंगी राज के आने को एक दुनिया के पतन के रूप में देखते थे कि भाई अब फिरंगी राज आ गया तो यानी ये जो हमारी दुनिया है ना, जो हम जिसमें हम रह रहे थे वो दुनिया अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि इसके अंदर जो सब हम चीज़ें करते थे आज़ाद होकर वो अब हम नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी हमारी दुनिया का खात्मा होता चला जा रहा है। और क्या हुआ? अवध जो था ना उसके अधिग्रहण से यानी उसको अपने अधीन ले लिया था अंग्रेजों ने। सिर्फ नवाब की जो गद्दी थी ना वही नहीं गई, बल्कि और क्या क्या चला गया। तालुकदार जो थे वो भी अब क्या हो गए थे? लाचार हो गए थे। उनके पास उनकी ज़मीनें नहीं रही, वो परेशान थे इन सब चीज़ों को लेकर। और क्या हुआ? इनकी जागीर, किले सब बिखर गए। इनका नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अंग्रेजों के आने से पहले जो तालुकदार थे उनके पास हथियारबंद सिपाही हुआ करते थे।
अपने खुद के बड़े बड़े उनके किले हुआ करते थे। बड़े बड़े तालुकदार जितने भी थे उनके पास लगभग 12,000 तक पैदल सिपाही हुआ करते थे, और जो छोटे तालुकदार थे उनके पास लगभग 200 सिपाहियों की एक खुद की उनकी टुकड़ी हुआ करती थी। अंग्रेजों ने इनकी सेनाएं क्या कर दी, भंग कर दी, और क्या कर दिया, इनके जो दुर्ग थे वो क्या कर दिए, बिल्कुल नष्ट कर दिए, उन्हें खत्म कर दिया, तोड़ दिए। तो इस तरीके से अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त आया, और उस एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था एक नई प्रकार की लागू कर दी सभी लोगों के लिए। अंग्रेजों का ये मानना था, उनका ये कहना था कि जो तालुकदार है ना, उन तालुकदारों ने अपनी सेना के बल पर जमीन पर कब्जा कर लिया था, जमीन पर कब्जा कर रखा था, इनका कोई इस पर मालिकाना हक नहीं था, इसलिए ये जमीनें अब हम अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने इस एक मुश्त बंदोबस्त के तहत उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया, और बेदखल करने के बाद तालुकदारों के पास अब जो भूमि थी ना, वो सिर्फ कितने गांव थे उनके पास, 67% गांव थे। जो अब कितने बचे, जब उनसे छीन लिए गए तो उनके पास सिर्फ 38% बचे, 38%। पहले 67% गांव पर उन्होंने अपना कब्जा कर रखा था, और वो जब ब्रिटिश सरकार ने उनसे अपने हाथों में ले लिए तो उनके पास मात्र 38% गांव बचे थे। बाद में धीरे धीरे वो गांव भी उनके हाथों से जाते रहे, चले गए। तो आप समझ लीजिए, अंग्रेजों का एक ही चीज़ थी, उनका यही मानना था। क्या मानना था, वो ये कहते थे कि जितनी भी ज़मीन है ना, वो ज़मीन तालुकदारों से छीन कर किसानों को दे देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा उन्हें, इससे किसानों के जो शोषण है उस शोषण में कमी आएगी। जब कमी आएगी तो जो राजस्व वो देते हैं ना, वो राजस्व जो उन्हें दे रहे थे वो राजस्व वो ज़्यादा मांग रहे थे, हम कम मांगेंगे तो हमारा जो राजस्व है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि तालुकदार बीच में खा जाया करते थे उस पूरे राजस्व को। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अंग्रेज 5% के लिए कहते थे, और जबकि किसान क्या करते थे, तालुकदार क्या करते थे, तालुकदार जो है उनसे 10% वसूल लिया करते थे या ज़्यादा वसूल लिया करते थे। तो इस तरह अंग्रेज सीधा उन्हें कांटेक्ट में लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ राजस्व बढ़ा, लेकिन जो शोषण था उसमें बिल्कुल भी कहीं भी कमी नहीं आई। जितने भी तालुकदार थे उनके द्वारा किसानों का शोषण उसी तरीके से किया जाता रहा जैसा शोषण पहले किया जाता था। लेकिन वो बुरे वक्त में किसानों की मदद भी किया करते थे। भाई तालुकदार तो गांव का ही है, वो तो बुरे वक्त में मदद भी कर सकता है, चलो अपना ही आदमी है, उससे बात करेंगे, पैसा दे भी सकता है, हमें काम भी कर सकता है वो हमारा। लेकिन जो अंग्रेज थे उनसे किसानों की तो बिल्कुल किसानों को मदद की उम्मीद भी नहीं थी, रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। और जब रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी तो बहुत से तालुकदार अवध के जो नवाब थे उनमें अपनी निष्ठा रखते थे, इसीलिए वो अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम जो हजरत महल थी उनके खेमे में जाकर शामिल हो गए। किसानों का असंतोष अब धीरे धीरे सैनिकों तक पहुंचता चला गया, सैनिकों तक पहुंच गया वो पूरा संतोष। सैनिक जो थे उनको बहुत कम वेतन मिलता था, वक्त पर छुट्टी नहीं मिलती थी, इसीलिए सैनिक भी बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों से परेशान थे। 1820 का दशक था, उस दशक में
अंग्रेज जो अफसर थे वो सिपाहियों के जो रिश्ते थे ना उनसे बिल्कुल दोस्ताना थे। अंग्रेज बड़े बड़े अंग्रेज अफसर छोटे छोटे जो सिपाही थे, जो भारतीय सिपाही थे, उनसे उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा दोस्ती वाले थे। साथ में मौज मस्ती किया करते थे, खेला कूदा करते थे, तलवारबाजी किया करते थे, मल्ल युद्ध करते थे, कभी कभी शिकार पर भी जाया करते थे। ऐसे बहुत सारे काम थे जो साथ मिलकर किया करते थे। ये 1820 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन 1857 तक आते आते, 1857 से भी पहले 1840 तक आते आते माहौल जो था ना वो धीरे धीरे बदलने लगा था। कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो हिंदुस्तानी भाषा बोलना जानते थे और उनके साथ इन सिपाहियों की, हिंदुस्तानी सिपाहियों की बहुत ज़्यादा पटती थी। 1840 तक आते आते माहौल मैंने जैसा बताया बहुत बदलने लगा था। अंग्रेज अब अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे थे, अलग तरीके का समझने लगे थे। तो जब श्रेष्ठ कोई अपने आप को समझने लग जाता है ना तो दो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक खाई पैदा हो जाती है। और इस तरीके से गाली गलौज करने लगे वो उन सिपाहियों के साथ, उन्हें नए नाम से पुकारने लगे, ब्लडी इंडियंस कहते थे, नीचा दिखाने लगे उन्हें, संदेह करने लगे उन पर। ऐसे कुछ कार्य होने लगे जिनसे लोगों के बीच में अंग्रेजों की जो उनका जो फेस था अंग्रेजों का, वो अब उनके सामने बदलता चला जा रहा था। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती गई। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि विद्रोही जो थे वो क्या चाहते थे। अंग्रेज विद्रोहियों को एहसान फरामोश कहते थे, बर्बर समझते थे, उन्हें बर्बर कहा करते थे। विद्रोही ज़्यादातर उस समय पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो इनके बारे में ज़्यादा लिखित सबूत नहीं मिले हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ लिख के ही नहीं दिया हमें, उन विद्रोहियों ने, जो हमें उनके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम पड़ सके, उन विद्रोहियों के बारे में हम कुछ ज़्यादा बता सकें आपको। इतिहासकार जो थे वो 1857 का विद्रोह था उसके बारे में लिखने के लिए अंग्रेज़ों के जो दस्तावेज है ना उन पर निर्भर करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ पढ़े लिखे थे और अंग्रेज़ अपने तरीके से उन दस्तावेजों को तैयार करते थे जिनमें वो अपनी बड़ाई किया करते थे और विद्रोहियों की या यहाँ के किसानों की, तालुकदारों की, जमींदारों की, उनकी बुराई किया करते थे। इससे अंग्रेज़ों का जो नज़रिया था वो हमें पता चलता है, उससे हमें ये पता लग जाता है कि वो किस तरीके से उन विद्रोहियों के बारे में सोचते थे। पर ये हमें नहीं पता चलता कि विद्रोही क्या चाहते थे। उन विद्रोहियों की आज तक कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली है जिससे हमें उनके बारे में पता चले। सो स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक मैंने आपके कवर किए, इनको आप एक बार दोबारा से एनसीईआरटी से पढ़िए, 2 बार वीडियोस को देखिए, इस वीडियो को देखिए, कंप्लीट कीजिए अपना सब कुछ, जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जो मैंने क्वेश्चंस बताए आपको, सारे उन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा एकता की कल्पना के बारे में, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।